अपनी शांभवी कर रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है। ये लाइफ इतनी अच्छी हो गई है फाइनली। मुझे लगा कि अभी कहाँ जर्मनी जाऊंगी, अच्छा खासा घर पे बैठी हूँ। अभी तो अभी अभी इनर इंजीनियरिंग किया है। रिजेक्ट करना एक बात होती है, तो मैं तो थोड़ा सा ऑफेंड हो गई थी कि रिजेक्ट कर देते, ठीक था, बट रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, ऐसे क्यों इग्नोर क्यों कर दिया, कोई फर्क ही नहीं था। आश्रम में करो बाहर करो एक ही बात है। तो मुझे अपने लिए तो खराब लगता था कि अरे भाई, आप भी उसी भावस्पंद में थे, मैं भी उसी भावस्पंद में थी। हाउ डिड आई गेट लेफ्ट आउट, क्यों हो गया मेरे साथ? ही तो गड़बड़ हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। आई वॉज नॉट लेफ्ट आउट, बट खाना खाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी, भूख ही नहीं लगती थी। मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं जमीन पे चल रही हूँ। मेरे लिए तो मैं जमीन से थोड़ा, लाइक आई वाज वॉकिंग 2 इंचेस अबव द ग्राउंड। अक्का मुस्कुराई और अक्का ने मुझसे बस एक ही सवाल पूछा कि इज दिस हैपनिंग आफ्टर समयमा। तो घर में खाना मिले रात का नहीं मिले वो एक बात है, बट शाम भी होती है। फिर आंखें खोली तो मेरे जो योगा मैट था, योगा मैट के पूरे बॉर्डर पे धूल। तो वो पूरा ऐसे गला उसका कट गया, रस्सी अंदर चली गई। तो वो बार बार गला ऊपर करके ये बोल रहा था कि मेरे गले की रस्सी काट दो। तो अगर आपने वो एक्सपीरियंस कर लिया है तो ध्यान और मस्ती में कोई डिफरेंस क्या, मेरे हिसाब से तो रह नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ साइलेंस के एक और नए एपिसोड में। यहाँ हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने आध्यात्म को सीखा, समझा और अपने जीवन में अपनाया। तो आइए मिलते हैं एक और नए साइलेंट वॉरियर से। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वॉइस ऑफ साइलेंस में। तो अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं, आपके परिवार में कौन है? मैं भोपाल से हूँ। अ, यहीं पे बॉर्न ब्रॉट अप। और फैमिली में मम्मी पापा हैं, छोटा भाई है। और मैं फिलहाल तो कुछ नहीं कर रही हूँ। पिछले साल साधना पदा किया था, तो उसके बाद अभी थोड़ा सा टेकिंग इट चिल वाला सीन चल रहा है। उसके पहले आईटी में जॉब किया करती थी, जैसे कि हमने पहले भी बात की है। तो बस यही है। तो आपने जैसे इन्फोसिस, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों में काम करके इतने सक्सेसफुल कैरियर को छोड़कर साधना पदा में जाने का निर्णय कैसे लिया? सदगुरु के वीडियोस देखना चालू किया था यूट्यूब पे। और वो भी देखते देखते कुछ ऐसे साल 1.5 साल निकल गया था। तो सदगुरु वीडियोस में सदगुरु शब्द का बड़ा इस्तेमाल किया करते थे, इनर इंजीनियरिंग। तो मुझको वो बहुत सारे वीडियोस में ना वो रिपीट होने लगा था, और मुझे हमेशा ये लगता था कि सदगुरु क्या इनर इंजीनियरिंग क्या बोलते रहते हैं। बाकी सारी बातें तो इतनी सेंसिबल है, सही है, बट ये इनर इंजीनियरिंग क्या है? बट उसके बारे में मैंने खुद से कभी कुछ पता करने की भी कोशिश नहीं की। बट बहुत टाइम हो गया इनर इंजीनियरिंग सुनते सुनते, तो मुझे लगा इनर इंजीनियरिंग अपने आप ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्या ढूंढना है, ठीक है। तो एक बार ऐसे ही ईशा लाइफ की वेबसाइट स्क्रॉल करते करते मुझे एक किताब मिली, इनर इंजीनियरिंग। तो मुझे लगा शायद सदगुरु इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने वो किताब पढ़ ली। तो उसके बाद किसी सदगुरु वीडियो में फिर पता चला कि ये तो प्रोग्राम है। तो अब जब किताब पढ़ ली थी तो प्रोग्राम तो करना ही था। तो छुट्टी ले करके किसी तरह 2 हफ्ते की प्लान किया, आश्रम गई, इनर इंजीनियरिंग किया आश्रम में। और फिर घर आ गई। तो ऐसे कुछ था नहीं लाइफ में कुछ की कमी है किसी चीज की, करियर अच्छा चल रहा था। अ, मगर तब भी लगता था कि पता नहीं कुछ मिसिंग है लाइफ में। और जब ये इनर इंजीनियरिंग कर लिया उसके बाद वो हफ्ता भर जो खाली बैठ के जो मुझे लाइफ में इतना मजा आ रहा था, इतना मुझे कभी नहीं आया था कि बस अपनी शांभवी कर रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है। ये लाइफ इतनी अच्छी हो गई है फाइनली। तो पहले लगता था कि कमी है, इनर इंजीनियरिंग के बाद नहीं लग रही थी। किसी मतलब आश्रम में ही किसी से सुना था समय माँ के बारे में। हम्म। अब पता नहीं कैसे मुझे ऐसा लग गया था कि मुझे पता नहीं, बाकी कुछ हो ना हो मेरी लाइफ में,
लेकिन मुझे संयमा करना है। अ, पर फिर घर वापस आ चुके थे, अब काम करना था, तो वापस काम में लग गए और चल रहा था काम। फिर उस कंपनी में भी कुछ चीज़ें चल रही थी और मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रही थी। एक कंपनी इंडिया की थी नहीं, कुछ समय में ऐसा हो रहा था कि अब लोकेशन पे जाना पड़ेगा काम करने के लिए। तो वर्क लोकेशन भी जर्मनी थी। तो मुझे लगा कि अभी कहाँ जर्मनी जाऊंगी, अच्छा खासा घर पे बैठी हूँ। अभी तो अभी अभी इनर इंजीनियरिंग किया है, तो कुछ करते ऐसे ही करते करते वो जॉब मैंने छोड़ दिया। अच्छी जॉब थी, बट ठीक है, वो संभव वो हो गया। और संभव नोटिस पीरियड में भाव स्पंदना के लिए भी रजिस्टर कर दिया। तो किस्मत से एक्सेप्टेंस भी आ गया। अब 4 जुलाई 2023 को गुरु पूर्णिमा थी या 3 को थी, जो भी थी। तो मैं एक दिन बाद आश्रम पहुंची थी मेरा भाव स्पंदना के लिए। तो बस भाव स्पंदना किया, सोचा था लिंग सेवा या देवी सेवा करूंगी और उसके बाद घर आऊंगी, फिर नई जॉब ढूंढेंगे, लाइफ चालू होगी। बट एक बार लिंग सेवा हुई, फिर लगा, फिर पता चला कि योगासन भी ऑर्गेनाइज हुआ है, तो योगासन तो करना ही था संयमा के लिए, नहीं तो आप संयमा नहीं कर सकते। तो योगासन कर लिया, फिर देवी सेवा कर ली। देवी सेवा के बाद देवी सेवा सपोर्ट कर लिया। जब देवी सेवा सपोर्ट किया तब आपसे भी मुलाकात हुई थी। तो ऐसे करते करते ना कि हफ्ता भर और 10 दिन और 5 दिन और करते करते आश्रम में 7 महीने निकल गए। और फिर उसी दौरान आश्रम में जनवरी 2024 में संयमा भी कर लिया। मतलब कर क्या लिया, सदगुरु ने दे दिया, वेरी ग्रेटफुल टू हिम उस चीज के लिए। तो अ, फिर थोड़ा सा लगा कि घर जाके आए और साधना पदा करने का तो मन था ही। तो ऐसा, मतलब ऐसे कुछ मेरी लाइफ में ऐसा कुछ टर्निंग पॉइंट नहीं था, बट अगर मैं रेट्रोस्पेक्ट में देखूं, और जैसे मैंने आपको इतनी लंबी कहानी अभी सुना दी है आपके छोटे से सवाल पे, आ, यही कहना चाह रही थी ना कि एक के बाद एक चीजें होती गई। तो इनर इंजीनियरिंग के बाद मुझे संयमा करने का मन था, तो मैंने साधना पदा मुझे दिखा था, मैंने अप्लाई कर दिया था 2023 के लिए ही, लेकिन अप्रैल में अप्लाई किया था। तो अब टीम के पास एप्लीकेशन भी बहुत आते हैं, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। रिजेक्ट करना एक बात होती है, तो मैं तो थोड़ा सा ऑफेंड हो गई थी कि रिजेक्ट कर देते, ठीक था, बट रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, ऐसे क्यों, इग्नोर क्यों कर दिया करके। तो मैं आश्रम पहुंच गई वापस वंदना करने के लिए। और फिर क्या करते करते फिर बहुत कुछ हो गया। तो ऐसे कुछ प्लान नहीं था, बस एक के बाद सदगुरु, वीडियो, बुक, प्रोग्राम, आश्रम, समयमा। समयमा हो गया, फिर उसी साल में आश्रम में जब थी, तो साधना पदा के लिए अप्लाई कर ही रखा था 2024 के लिए। तो इंटरव्यू वगैरह भी आश्रम में हो ही गया था साधना पदा का, और घर आने के पहले अप्रूवल भी आ गया था, तो मैं घर भी बड़ी खुशी खुशी आई थी कि वापस आश्रम जाऊंगी। बस ऐसे ही उसके बाद 2024 में साधना पदा के लिए आश्रम आ गई। ईशा का कोई प्रोग्राम क्या आपने कभी आश्रम के बाहर किया? क्या एक्सपीरियंस रहा? अभी साधना पदा के बाद, साधना इंटेंसिव के बाद जब घर आई, तो मैंने संयमा सत्संग, संयमा सत्संग ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज किया था भोपाल के लिए। तो उसके लिए गई थी मैं साधना के लिए। सब लोग हमेशा कहते हैं कि आप सदगुरु का कोई भी प्रोग्राम कहीं भी अटेंड कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो होना है, जो नेसेसरी एम्बियंस है वो हमेशा रहता है, पर नेसेसरी एनर्जीज भी हमेशा ही रहती है। तो इस बात को मैंने मन में कभी कंटेस्ट किया नहीं था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैंने सारे प्रोग्राम्स आश्रम में ही किए थे अभी तक, तो ये पहला कुछ था जो मैं आश्रम के बाहर अटेंड करने वाली थी। तो संयमा साधना जब वहाँ गए, कुछ 6-7 घंटे वहाँ बिताए, कोई फर्क ही नहीं था, आश्रम में करो बाहर करो एक ही बात है। तो
जैसा आश्रम में फील होता है वैसे ही बाहर भी फील होता है। तो भाव स्पंदना करने के बाद आपको अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस हुआ? आ, भावच वंदना के बाद मैं आश्रम में ही रह गई थी। और कुछ ऐसे 100-120 पार्टिसिपेंट्स होते हैं अक्सर एक भावच वंदना में। तो मेरे साथ के जितने भी बाकी के लोग थे सब 95% लोग तो घर जा चुके थे। अब जैसे मैंने कहा कि मैंने अगले 7 महीने आश्रम में बिताए भावच वंदना के बाद। तो ये लोग आते जाते रहते थे, इन लोगों से बातें होती रहती थी, टकरा जाते थे, कहीं तो रास्ते में टकरा जाते थे। कुछ लोग डॉर्मेट्री में मिल जाते थे क्योंकि वो लोग भी जनरल वॉलंटियरिंग के लिए जिसकी रीजन से आते थे, प्रोग्राम वॉलंटियरिंग जो भी रहता था। तो अब इन लोगों से बात करो तो ये लोग बताते थे कि इनकी लाइफ कितनी अच्छी है और इन्हें बाहर जाके कितना अच्छा लग रहा है और लाइफ कंप्लीटली बदल गई फॉर द गुड। तो मुझे अच्छा लगता था उनकी बातें सुन के, उनके लिए अच्छा लगता था। लेकिन मुझे अपनी लाइफ में कोई चेंज ही नहीं दिखता था, तो मुझे अपने लिए तो खराब लगता था कि अरे भाई, आप भी उसी भावस्पंदना में थे, मैं भी उसी भावस्पंदना में थी। हाउ डिड आई गेट लेफ्ट आउट? ये कैसे? हम्म। ये कैसे हो गया? मतलब ये क्यों हो गया मेरे साथ? ही तो गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे करके ऐसा थोड़ा सा सेल्फ पिटी मोड में मैं चली जाया करती थी जब भी इन लोगों से मुलाकात होती थी। तो मेरे ख्याल में कुछ 4-5 महीने बाद ऐसे ही रैंडमली एक अक्का से बात हो रही थी। तो वो मुझसे कुछ सवाल पूछ रही थी लाइफ के बारे में कि क्या किया अभी तक, पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो वो सवाल कुछ मतलब बातें ही पर्सनल नोट पे हो रही थी, तो सवाल भी काफ़ी पर्सनल थे और काफ़ी पुरानी मेमोरीज़ जो थोड़ी डिस्टर्बिंग थी। अ डिस्टर्बिंग इन द सेंस उनका एक होल्ड था मेरे ऊपर। अगर मैं उन बातों को या उन किस्सों को याद करूँ तो थोड़ा दिमाग अनप्लेज़ेंट हो जाता था कि अरे! मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरे दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए, तो इतनी बुरी चीज़ मेरे साथ क्यों हो गई? अब वो अक्का मुझसे उस बारे में पूछ रही हैं और मेरे दिमाग में वो पूरी रील चल रही है, लेकिन मेरे मुँह से शब्द बाहर नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि मेरे दिमाग में साइड में एक और थॉट चल रहा था कि ये सारी बातें मुझे बिल्कुल वैसे की वैसे ही याद है। लेकिन समहाउ वो जो ग्रिप था मेरे ऊपर, उन चीज़ों का जो होल्ड था, एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो होता था, अम, ऑल ऑफ अ सडन वो नहीं था। भाव स्पंदना के बारे बाद में इन बातों के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये पहली बार मुझसे किसी ने सवाल पूछा, करके वो बातें, वो किस्से मुझे याद आए और एक्सक्यूज़ मी, तो मैं सोचने के बारे में उन बातों के बारे में सोचने के लिए मजबूर हुई और सोचा, ऑल ऑफ अ सडन मैं खुश हूँ, एकदम डिसएसोसिएटेड फ्रॉम द पास्ट। जो भी पुरानी बातें हैं, ठीक है, हाँ, वो मेमोरीज़ हैं, एकदम इंटैक्ट है। बट मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है उन बातों से। उस दिन मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि ओह माय गॉड! भाव स्पंदना का इफ़ेक्ट। आश्रम में रहने के बाद शायद मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उन चीज़ों के बारे में। जब जब ज़रूरत पड़ी और जब वो रियलाइज़ेशन हुआ तो बहुत अच्छा फ़ील लगा कि आई वाज़ नॉट लेफ्ट आउट। जो पहले मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गया था कि अरे सद्गुरु मुझे कैसे छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। वो रियलाइज़ेशन भी आ गया। तो हिना जी, आपने साधना पदा किया, साधना पदा में कोई ऐसा खास अनुभव जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? कि साधना पदा तो अब फिर 7-8 महीने का हो ही जाता है आश्रम में और आप आश्रम में रहो तो एक्सपीरियंसेस भी बहुत सारे होते ही रहते हैं, बट ऐसे एक चीज़ त्राणदानम करने का मौका मिलता है साधना पदार्थ को। तो जब मुझे ये मौका मिला था नवंबर 2024 में, तो
पहुंची मैं प्राणदानम करने के लिए। 1 दिन का साइलेंस ही होता है, बड़ी एक्साइटेड थी साइलेंस के लिए कि चलो बड़े दिनों बाद वापस से साइलेंस पे जाने का मौका मिलेगा। अ, तो प्राणदानम में दीक्षा हॉल में भी सेवा होती है और अक्षया में भी सेवा होती है। तो अक्षया सुबह 5:30 बजे जाना होता है। बड़ा अच्छा लगता है अक्षया में भी काम करना, बहुत मेडिटेटिव एक्सपीरियंस होता है। तो एक वो चीज़ थी, और दूसरा जब दीक्षा हॉल में सेवा होती है तो दीक्षा हॉल में भी आप अलग-अलग जगहों पे असाइन्ड रहते हो। तो मुझे लोगों को खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता था। अ, पता नहीं, मतलब जो मदर टू द वर्ल्ड वाला फीलिंग है, और वो मतलब फीलिंग नहीं, वो एक्सपीरियंस ही बन जाता था। और इतना पावरफुल रहता था कि मुझे खाना खाने का मन ही नहीं करता था, बस खिलाते रहो, फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच। लेकिन प्राणायाम इतना इंटेंस प्रोग्राम होता है, तो ये पता था कि खाना खा लेने में भलाई है। तो फर्स्ट और सेकंड बैच तो मैं सर्व करती थी वहाँ, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी। तो मैं ओपन बैच में खाना खाया करती थी। और ओपन बैच में भी मैं बस इसलिए खाती थी कि आगे और थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी होने वाली है, दिन थोड़ा इंटेंस गुजरने वाला है। तो वो खाना भी बहुत बहुत ही कम अ, अंदर जा पाता था, वो भी किसी तरह खाती थी मैं। बट खाना खाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी, भूख ही नहीं लगती थी। जैसे आप लोगों को जाके खाना परोसो और पेट भर जाता था। जी। सुबह-सुबह पहुँचे दीक्षा हॉल में, दीक्षा हॉल सेटअप कर रहे हैं, बकेट सेटअप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तब उस समय लगता था कि हाँ, भूख लग रही है। बट एक बार जब खाना सर्व कर दिया, उसके बाद भूख गायब हो जाती थी। और गायब हो जाती थी इन द सेंस, पेट भरा होता था, मतलब ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी। तो वो एक चीज़ थी जो अ, मदर टू द वर्ल्ड वाला एक्सपीरियंस मैंने मतलब मेरे खुद के एक्सपीरियंस में आई थी वो चीज़। जैसे आपने बताया आपका समयमा करने का मन था जब आपने इनर इंजीनियरिंग किया, तो समयमा प्रोग्राम जब आपने किया, तो उसका कोई ऐसा खास अनुभव रहा या उसके बाद में आपको अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस हुआ? समोमा के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, और अब जैसे वेबसाइट पे ही डिस्क्रिप्शन पढ़ें या सद्गुरु के बहुत सारे वीडियो, सद्गुरु ही कहते हैं कि आपका जो कर्मा है उसको फास्ट फॉरवर्ड पे डाल देते हैं। तो जब मैंने पहली बार समोमा किया था, तो समोमा प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद एक तो मेरा बात करने का ही मन नहीं हो रहा था। तो पहले 2 दिन तो मैंने किसी से बात ही नहीं करी थी, मुँह बंद ही था मेरा। पहले 2 दिन तो मैं ध्यानलिंगा में ही जाके बैठी हुई थी। मोस्ट ऑफ द वे मेरा ध्यानलिंगा में ही गुज़र जा रहा था। बात करने का मतलब ऐसा नहीं था कि बात करनी है और रोक लिया है। बस मतलब किसी को कुछ इंटरैक्शन करने का की इच्छा ही महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा भी नहीं कि अवॉइड कर रहे हैं, बट वो ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। और कोई मिल जाएगा, फिर बात करेगा, तो वो शायद वो चीज़ अवॉइड करने के लिए, जिसकी वजह से बट मोस्टली मेरे नेक्स्ट 2 डेज़ तो ध्यानलिंगा में ही गुज़रे थे। तो ध्यानलिंगा में तो बैठना भी अपने आप में अलग एक्सपीरियंस होता है। फिर ऊपर से संयमा के बाद, तो संयमा प्रोग्राम खत्म करके जब मैं हॉल से निकली थी, अपना सामान वगैरह लेकर के डॉर्मेट्री पहुँची थी, तो एक चीज़ तो ये थी कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं ज़मीन पे चल रही हूँ। मेरे लिए तो मैं ज़मीन से थोड़ा लाइक आई वाज़ वॉकिंग 2 इंचेस अबव द ग्राउंड, बेसिकली फ्लोटिंग इन द एयर। तो एक वो एक फीलिंग थी। और एज़ सच मुझे कुछ बहुत ज़्यादा तो महसूस हुआ नहीं था कि भई मेरी लाइफ में ऐसा कुछ चेंज हो गया या क्या, पता नहीं मुझे शायद मुझे नहीं समझ में आती ये चीज़ें, मुझे थोड़ा धीरे ही समझ में आती हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। बट उस समय तो इट वाज़ लाइक कि एक तो आई वाज़ फ्लोटिंग, दूसरा बहुत ज़्यादा शांत। और अगले 1 हफ्ता, मतलब वो 2 दिन के बाद 1 हफ्ता
सिर्फ सेवा के लिए जितनी बात जरूरी है उतनी बातें मैंने की थी, अदरवाइज भी मैं बातें करने की इच्छा ही नहीं हुई थी किसी से। तो एक चीज ये थी कि शांत थी मैं खुद काफी। फिर मैं घर आ गई, कुछ समय घर में बिताया, उसके बाद साधना बदा के लिए आश्रम आ गई। तो जब वो घर में कुछ समय बिताया और वापस आश्रम आई, तो लोगों से जब बातें हो रही थी तो मैंने ये रियलाइज किया कि मैं इतनी ज्यादा बातें कर रही हूँ, इतनी ज्यादा बातें कर रही हूँ जो मैं पहले नहीं किया करती थी। मैं एकदम काम की बातें, जरूरी है तो बात करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी, अपने काम से काम रखना, बिना बात की बातें नहीं करना किसी से। अब समयमा के शायद 2-4 महीने बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत बातें कर रही हूँ, बहुत ज्यादा बातें कर रही हूँ, पट 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 पट, मुंह बंद भी नहीं हो रहा है, जैसे अभी भी मैं बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ। अ, फिर आश्रम आ गई साधना पदा के लिए। वहां पे भी मैंने वही चीज रियलाइज की कि मैं बहुत बातें किए जा रही हूँ, बहुत बातें किए जा रही हूँ। फिर ये एक अक्का है, अक्का पूर्णांगा है, आश्रम में ही रह रही है काफी सालों से, उनसे बात हो रही थी। अब उनसे बात करते करते ही मैंने रियलाइज किया कि मैं तो बहुत बातें किए जा रही हूँ। और जब जब मुझे रियलाइज होता था कि मैं बहुत बातें किए जा रही हूँ, मुझे अपने आप पे गुस्सा आता था। क्या क्या करके रखा है तुमने, इतनी बातें क्यों कर रही हो, पहले तो नहीं करती थी, ये क्या हो गया है? ठीक। मैंने अक्का को बोला कि अक्का, आप तो मुझे जानते हो, पिछले साल भर से जब मैं आश्रम में थी, इतना टाइम हो गया है। और हमने तो काफी बार मिले हैं, बहुत टाइम स्पेंड भी किया है साथ में। अ, इतनी बातें तो मैं नहीं करती थी। और ये बात मुझे रियलाइज कर रही है आप। आपने भी तो मुझे थोड़ा तो ऑब्जर्व किया ही है, आप भी जानते हो कि मैं नहीं उतनी बातें करती थी। तो अक्का देख रहे थे मुझे, मेरी बातें सुन गई थी, मैं क्या बोल रही हूँ, इतना परेशान होके। अक्का मुस्कुराई और अक्का ने मुझसे बस एक ही सवाल पूछा कि इज दिस हैपनिंग आफ्टर समयमा? ठीक। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं ऐसे थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट में चले गई कि हाँ, वो तो संयमा के बाद ही रहा है। अब अब मेरे साथ क्या होता है क्या नहीं होता पता नहीं, बट मेरे साथ ये हुआ कि मैं बहुत बातें करने लग गई। लाइफ फास्ट फॉरवर्ड में आ गई। बहुत थोड़ा अजीब सा फास्ट फॉरवर्ड है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब जो है सो है। अच्छा, आपने इनर इंजीनियरिंग किया, आपके परिवार ने में इसका क्या, उन्होंने कैसे इसको परसीव किया? उनका क्या सपोर्ट रहा या कोई रेजिस्टेंस रहा? तो अप्रैल 2023 में मैंने किया था, मिड अप्रैल में। और मैंने आश्रम में किया था आके, और उसके एक हफ्ते पहले भोपाल में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो वो वाले प्रोग्राम में मेरे पापा और भाई ने मतलब वो दोनों इनिशिएट हुए थे। फिर मम्मी का कुछ ना कुछ करके रह ही जा रहा था। तो उनका अगस्त 2023 में जब मैं आश्रम में थी, उस दौरान में चल रहा था कि करेंगे नहीं करेंगे। फिर उनका एक एक्सीडेंट हो गया, तो फिर वो डिले हो गया। अगस्त में ऑर्गेनाइज हुआ था भोपाल में। फिर करते करते साल भर बाद अगस्त 2024 में मम्मी इनिशिएट हुई। और जब से इनिशिएट हुई है तब से आज तक उनका मंडला चल ही रहा है। तो घर में खाना मिले रात का नहीं मिले वो एक बात है, बट शाम भी होती है। ये तो तो मतलब इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बात से पापा को प्रॉब्लम होती है, बट ठीक है। लेकिन अगर शाम भी कर रही हैं मम्मी, तो फिर वो कुछ कहते नहीं। फिर वो अपना खाना बना के खुद बनाते हैं और खा लेते हैं। तो आपने बताया कि वो 10 या 11 महीने से लगातार मंडला कर रही हैं। उनके व्यवहार में या क्या बदलाव महसूस किया आपने? मेरे पेरेंट्स की एज तो, जैसे मम्मी अब अगले महीने 2 महीने बाद 60 की हो जाएंगी। तो अब इस एज पे आप बहुत ज़्यादा चेंजेस एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते लोगों से। तो मुझे ऐसे कुछ चेंजेस की या उम्मीद तो थी नहीं उनसे।
मगर बस इतना था कि किसी तरह इनिशिएट होता। वो हो गई थी, मैं तो उतने में ही खुश थी। उसके बाद पता चला कि उनका मंडला जारी ही है हर महीने। मतलब जब भी साधना-पदा में बात होती थी, हाँ, हम तो मंडला कर रहे हैं, ऐसे ही कहा करती थी। बड़ा अच्छा लगता था सुन के। लेकिन इतना लगता था कि जो एक रिएक्टिवनेस होती है इंसान की, कि कुछ भी हो रहा है तो अ, रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। उनका शिफ्ट था फ्रॉम रिएक्शन टू रिस्पॉन्स। वो चीज़ मुझे बातों में ही समझ में आती थी, और वो खुद ही कहती थी कि अम अगर यही पहले की बात है, जैसे कुछ भी बात चल रही है किसी भी किस्से पे, तो वो खुद ही कह दिया करती थी कि अगर ये पहले की बात होती तो हम तो बहुत चिढ़ जाते और हम तो एकदम गुस्सा करने लगते। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो वाले जो रिएक्शंस थे वो कितने बेवकूफ थे, क्या टाइम वेस्ट कर रहे थे। और तो बेसिकली यही था कि उनको रियलाइजेशन भी था इस बात का कि वो खुद रिएक्शन से रिस्पॉन्स पे शिफ्ट हुई हैं। और ये चीज़ मुझे भी काफ़ी देखा करती थी। आश्चर्य में आपका कोई मजेदार या फनी अनुभव ऐसा कुछ रहा हो? अम, तो एक बार मैं एक प्रोग्राम के लिए वॉलंटियर कर रही थी, तो उसमें अर्ली मॉर्निंग सेवा हुआ करती थी। अर्ली मॉर्निंग मतलब कि वेरी अर्ली मॉर्निंग, 2:30। कि अब इसको आधी रात कहना हो या अर्ली मॉर्निंग कहना हो। तो 2:30 बजे उठना पड़ता था क्योंकि 3 बजे वो सेवा रहती थी। अब 14 दिन ये कर कर के और सोने का रात में वही 10:30-11 तो बज ही जाता था। 2:30 बजे उठना ही है। तो ये चीज़ लगातार 2 हफ्ते हुई, और उसके बाद तो मैं एकदम थक चुकी थी, और ब्रेक भी नहीं मिला था। 1 आध दिन का शायद ब्रेक था, तो इतनी थकान थी कि थकान की वज़ह से नींद भी नहीं आई। तो जो पिछले 2 हफ्ते की नींद थी, वो नींद पूरी भी नहीं हुई थी, और उस समय तो मुझको नींद लगा करती थी। कम से कम 5-6 घंटे तो आश्रम में सो ही जाती थी मैं, क्योंकि दिन भर बहुत फिज़िकल एक्टिविटी हुआ करती थी। तो अब वो 2 हफ्ते की नींद पूरी हुई नहीं थी। फिर मैं शून्य की प्रिपरेशन भी कर रही थी, तो दिन में 3 बार बैलेंसिंग साधना करनी होती थी। तो अब वो तो करना ही है। तो दोपहर में सेवा से एक ब्रेक मिला था, तो मैं अपना योगा मैट वगैरह लेके गई सूर्य कुंड, और जाके ना बैठी कि अब बैलेंसिंग साधना करेंगे। तो बैलेंसिंग साधना की, वो भी किसी तरह गिरते पड़ते सुख क्रिया हम चैंटिंग किया 40 मिनट। उसके बाद तो मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था, आँखें ही नहीं खोली जा रही थी, बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। तो मैंने अपना योगा मैट पूरा बिछाया, और मैंने सोचा कि अब थोड़ी देर शवासन कर लेते हैं। तो मैं सो गई, या इन अदर वर्ड्स मैं शवासन कर रही थी। तो कुछ समय गुज़रा। अब थोड़ी देर बाद मेरी नींद खुली। अ, मुझे लगा था बीच में कुछ हल्का-सा डिस्टर्बेंस हुआ है, बट हल्का-सा ही डिस्टर्बेंस था। तो ऐसे नींद खुलने वाला डिस्टर्बेंस तो कुछ था नहीं। तो करवट लेके सो रही थी मैं अपने साइड पे। अब आँखें खुली तो बहुत अ, बहुत ही गंदा महसूस हो रहा था कि पता नहीं इतना ऐसे गंदा हो गया है, धूल, मिट्टी जहाँ से हाथ पे, मुँह पे। फिर आँखें खोली तो मेरे जो योगा मैट के पूरे बॉर्डर पे धूल। मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये कैसे हुआ? योगा मैट के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन बॉर्डर में पूरे में धूल लगी हुई है। सूर्य कुंड में लेटे-लेटे, सोते-सोते ये कैसे हो गया? और मेरे ऊपर क्यों धूल है? मेरे मुँह पे क्यों धूल है? मेरा मुँह बॉर्डर के थोड़े से पास में था। फिर मैं उठी, मैंने अपने आप को झाड़ा, मैंने योगा मैट को झाड़ा। उतने में उठ कर के जब मैंने देखा तो ऐसे फार राइट पे वो जो मशीन्स होती हैं, जो सफाई करती हैं, झाड़ू लगाने वाली नहीं होती हैं, बड़ी-सी मशीन्स होती हैं, उनमें व्हील्स होते हैं, लोग बैठ के उनको ड्राइव करते हैं। तो टू माय फार राइट वो मशीन सफाई कर रही थी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मशीन मेरे अराउंड सफाई करके जा चुकी है।
और मुझे पता भी नहीं तो ऐसा हो गया था। और मैं अ, और मैं इसको पब्लिकली कन्फेस भी कर रही हूँ। तो हिना जी, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ जो आपके दिल को छू गया हो? मुझे ना काऊ से बहुत डर लगता है। बिल्कुल मैं पास ही नहीं जाती, किसी भी साइज का हो। पर एकदम एकदम छोटा भी हो, नया न्यूबॉर्न बच्चा, मैं नहीं जा पाती। तो आश्रम में भी मैं देखती हूँ इतने सारे लोग काऊ शेड पे इतने एक्साइटेड होके। दूर से मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली जो बच्चे होते हैं उनके बहुत प्यारे होते हैं, बट मैं पास नहीं जा सकती और मैं जाती भी नहीं हूँ। तो मेरी मम्मी को बहुत लगाव है यहाँ पे सोसाइटी, मतलब जहाँ घर है, रो हाउसेस है, तो आसपास कुछ गांव है, वहाँ पे लोगों के पास होती है पालतू गाय। तो वो लोग छोड़ देते हैं। यूजुअली जो उनके जो बैल होते हैं वो बाहर ही रहते हैं, तो खाना वगैरह जो भी होता है। तो हमारे घर में जितना भी ये ऑर्गेनिक वेस्ट या किचन वेस्ट कह लो होता है, वो तो मतलब बिल्कुल भी कचरे में नहीं जाता। वो मम्मी सारा इकट्ठा करेंगे एक बड़े से बर्तन में, और दिन में 2-3 बार वो नीचे जाता है और कोई ना कोई गाय आके उसको खा के जाती है। ये सारी गायों को भी मालूम है कि इस घर पे तो खाना मिलता है, तो वो लोग भी आते जाते रहते हैं। तो ऐसे बहुत बार हो चुका है कि नीचे कोई गेट पे एक आध गाय आके खड़ी हुई है, उसे खाना, मतलब गाय गाय मैं बोल रही हूँ बट अब बुल, तो बुल खड़ा हुआ है और उसे खाना नहीं मिला है। और मैं बाहर से आई हूँ, तो मैं नीचे खड़े रहूंगी 15-20 मिनट, जब तक ऊपर से आके कोई दरवाजा ना खोले। मैं नहीं आना अंदर, मैं बाहर ठीक हूँ। इतना डर लगता है मुझे। अभी जब समयमा साधना ऑर्गेनाइज हुआ था, मई में हुआ था, तो जब मैं वहां से लौटी तो मैं आई, मैंने गाड़ी पार्क की। तो गाड़ी थोड़ा सा, वो नीचे जगह ऐसी है कि रिवर्स करके पार्क करना पड़ता है, थोड़ा सा ट्रिकी स्पॉट है। तो ऊपर मम्मी आ गई थी क्योंकि वहां पे एक छोटा सा गाय का बच्चा बैठा हुआ था, बहुत ही छोटा सा था, बड़ा क्यूट सा था। तो मम्मी ऊपर से आ गई देखने के लिए कि उससे दूर पार्क करो, उसके पास मत आना, ऐसा ऐसा। तो अब गाड़ी पार्क करके जब मैं बाहर निकली और मैं अंदर आ रही थी, तो वो बच्चा इतना प्यारा था कि मतलब बच्चे सबके प्यारे होते हैं ना, तो आप कैसे रेजिस्ट करोगे, तो अंदर से प्यार तो आ ही जाता है। तो उसको देख के, अरे ऐसे करके मैं थोड़ा सा उसके पास जा रही थी, तो मम्मी ने कहा कि वो बहुत छोटा है और वो डरता है लोगों से, तो तुम उसके पास मत जाओ। वो अपनी माँ से बिछड़ गया है और यहाँ पे बैठा है शांति से, तो बैठे रहने दे। अभी तुम पास जाओगी तो तुमसे डर के उठ के चला ना जाए, फिर वो यहाँ वहां चला जाएगा तो उसे कुत्ते परेशान करेंगे, छोटा है वो। इतने में तो मैंने 2-3 कदम बढ़ा ही दिए थे, तो जैसा मम्मी ने ऐसा बोला तो मैं फिर रुक गई और मैं वापस अपने पलट के गेट की तरफ जाने लगी कि चलो अंदर जाओ। तो इतने में वो गाय का बच्चा उठा और वो मेरे पास आ गया एकदम। और मुझे थोड़ा डर तो लगा, लेकिन वो बच्चा बहुत प्यारा था, तो मैं चुपचाप खड़ी हुई थी, देख रही थी। और लाइफ में पहली बार मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने जिंदगी में पहली बार से गाय को यहाँ पे गले पे हाथ लगाते हैं ना, उनको बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने किया। मतलब हो सकता है किसी और के लिए बड़ी बात नहीं होगी, बट मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे तो लेजिट गाय से बहुत डर लगता है। और वो बच्चा भी बड़े प्यार से मुझे अपना गला सहलाने दे रहा था, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। अब वो बार बार वो जो अपना गला था वो एकदम ऐसे वर्टिकली ऊपर कर रहा है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है किसी के लिए भी करना। वो चीज तो थोड़ी सी अजीब लग रही थी कि इसके गले पे सहला रहे हैं और इतना गला बार बार ऊपर क्यों कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैंने उसे मतलब मैं घर के अंदर गई, ऊपर से थोड़ा से बनाना और कुछ चीकू वगैरह लेके आई, जो भी टेबल पे रखा हुआ था, उसको खिलाने के लिए। क्योंकि मैं भी बड़ी एक्साइटेड थी कि जिंदगी में पहली बार तो मुझ में इतनी हिम्मत आई कि मैंने किसी गाय को हाथ लगाया। तो वो जब तक खाना खिला रहे थे और वो खाना निगल रहा था, तो बहुत अजीब सी आवाज आ रही थी उसके गले के पास में से। वो आवाज नॉर्मल सी तो नहीं थी, बहुत ऐसे कंस्ट्रिक्शन जब हो गले में और आप निकलने की कोशिश कर रहे हो, उस तरह की आवाज थी।
और वो बार बार अपना गला भी ऊपर कर रहा था। तब उसके गले पे जब देखा, थोड़ा सा नोटिस किया, तो उसके गले में 3 रस्सियां बंधी हुई थी। 2 ऊपर थी और एक अंदर थी। तो जो ऊपर थी तो 2 वो नॉर्मल सी ही थी। अंदर वाली जो थी वो शायद इन लोगों ने उसे तब बांधी होगी जब वो बिल्कुल बच्चा पैदा ही हुआ होगा। और थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो उसका गला भी बड़ा हो गया। तो रस्सी तो छोटी थी, तो वो पूरा ऐसे गला उसका कट गया, रस्सी अंदर चली गई। तो वो बार बार गला ऊपर करके ये बोल रहा था कि मेरे गले की रस्सी काट दो। तो वो एक चीज थी। अब मतलब वो गाय को हाथ लगाने की हिम्मत मुझ में क्यों आई, कहाँ से आई, क्या हुआ पता नहीं। इसमें आश्रम का क्या कंट्रीब्यूशन है मुझे वो भी नहीं पता, बट साधना पदा के बाद एक ये चीज हुई थी जो मेरे लिए काफी टचिंग था। अच्छा तुहिना जी, आपने इतने साल कॉरपोरेट में काम किया, तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे स्पिरिचुअल जर्नी है, ये कॉरपोरेट लाइफ में हमारे दोस्तों को कैसे हेल्प कर सकती है? अब जब कॉर्पोरेट लाइफ में तो पता ही है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस डेली बेसिस पे होती ही हैं। आपको बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है, डेडलाइंस होती हैं, बहुत सारी चीजें साथ में मैनेज करनी होती हैं। और इन सब चीजों के साथ तो स्ट्रेस तो जिंदगी का हिस्सा ही बन जाता है। तो जब हम ये योगिक क्रियास और hatha योगा अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें अलोंग विद कॉर्पोरेट लाइफ, तो जो ठहराव आता है, जो जैसे मैंने मम्मी का जो किस्सा था, हमने बात की थी, फ्रॉम रिएक्शन टू रिस्पॉन्ड, वो चेंजेस आते हैं। जब ये सब होता है तो ऑफ कोर्स वो कॉर्पोरेट लाइफ, मतलब जब अपने ऑफिस में लोगों से डील कर रहे हो, वो सब ट्रिकल डाउन वहां पे भी आएगा ही। और जो सिचुएशंस में आप पहले थोड़ा सा हड़बड़ा जाते थे, रिएक्ट करने लगते थे, वो सब नहीं होगा। तुहिना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बट अब अभी हम जाएंगे नहीं। हमारे हमारे पास आपके लिए कुछ फन क्वेश्चंस हैं, क्या आप करना चाहेंगे? बिल्कुल। अगर आपको सदगुरु से बात करने का अलग से कोई मौका मिले, 1 to 1, तो आप क्या बात करना चाहेंगे? मतलब जब मैं इंडर इंजीनियरिंग किया था और नई नई आश्रम पहुंची थी, हाँ, तब तक सवाल आया करते थे कि ऐसा क्यों। हर चीज का मतलब हर चीज का एक लॉजिकल जवाब चाहिए होता था, जो कि बहुत कुछ सदगुरु वीडियो पे मिल भी जाता था। उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी बात करके रखी है। तो अगर किसी ने इनफ वीडियोस देखे हैं तो ये सारे जो सवाल हैं वहाँ पे जवाब तो मिल ही जाता है किसी ना किसी तरह। तो मुझे पहले तो बहुत सारे सवाल आया करते थे। अभी तो अगर मुझे पर्सनल इंटरेक्शन मिल गया, मैं चुपचाप बैठ देखते रहूंगी, मेरे को और कुछ नहीं करना। अगर आपका ईगो एक जानवर होता, तो आप कौन सा जानवर इमेजिन कर? आई थिंक 2-3 का नाम लेना पड़ेगा। कई बार एकदम शेर जैसा हो जाता है। कई बार मतलब एकदम शेर जैसे गुस्से वाला हो जाता है, झपट्टा मार दे, वैसा। कभी कभी एलिफेंट जैसा हो जाता है, मतलब एकदम आप हिला ही नहीं सकते, जिसको जो करना है कर लो। सो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन उसकी भी अपनी अपनी पर्सन अलग अलग पर्सनालिटीज बाहर आती रहती है। अगर कर्मा एक इंसान होता, तो आप उससे क्या क्वेश्चन कर? प्लीज गो मीट सदगुरु, ऐसा बोलती सवाल करके। मस्ती में ज्यादा ध्यान या ध्यान में ज्यादा मस्ती? वो दोनों चीजें इतनी ज्यादा ऑलरेडी इंटरट्वाइंड है कि अलग उसको कर पाना मुश्किल है। क्योंकि उन लोगों के लिए अ, जिन लोगों ने आश्रम में इनफ टाइम स्पेंड किया है, वो लोग जाके ध्यान लिंगा में काफी समय भी गुजार लेते हैं। तो आप जब ध्यान लिंगा में जाके बैठते हो, अम, बहुत बहुत कुछ होता है। और सदगुरु इस बारे में बोलते भी हैं कि इंटॉक्सिकेटेड बट फुल्ली अवेयर। तो अ, अगर किसी ने ध्यान लिंगा में इनफ अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड किया है तो
एक बहुत ही इंटेंस एनर्जी भी महसूस की है, जिसको जैसे लाइक सदगुरु सेड की वही चीज मैंने बोली कि इंटॉक्सिकेटेड बट फुल्ली अवेयर। तो अगर आपने वो एक्सपीरियंस कर लिया है तो ध्यान और मस्ती में कोई डिफरेंस क्या मेरे हिसाब से तो रह नहीं जाता। थैंक यू तोहिना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमें उम्मीद है हमारे दर्शक भी आपकी इस जर्नी से कुछ सीखेंगे तब और अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे। थैंक यू। नमस्कार वंदना, आपसे बात करके भी मुझे अच्छा लगा। थैंक यू दोस्तों। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने चाहने वालों के साथ। धन्यवाद।